हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ये गलती की वजह से ज़्याओचिन टेलीपोर्ट होकर वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल पहुंच गया था। जहाँ आने पर तो ज़्याओचिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इवन कि अनडाइंग सेट के दो वॉरियर्स यहाँ ज़्याओचिन को जान से मारने की भी कोशिश करते हैं ताकि वो सिर्फ अपने लिए ही गोल्डन एग ट्रेजर हासिल कर ले और किसी को भी इस बारे में पता ना चले। लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओचिन जो कि पहले ही बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, वो उन दोनों को बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाते हुए उन दोनों की जान ले चुका। जिसके बाद तो ज़्याओचिन की कंडीशन और भी जरा खराब हो चुकी थी, पर बदकिस्मती से वो यहाँ ज़ाओलिनीर के सामने आ जाता है। जहाँ समझाने पर भी ज़ाओलिनीर ज़्याओचिन की कोई बात नहीं सुनती, बल्कि उसने फौरन से ज़्याओचिन पर हमला करना शुरू कर दिया। और ये लोग यहाँ इसी तरह से फाइट करते करते एक बहुत ही सुनसान जगह पर पहुँच गए थे, जहाँ अचानक ही ज़्याओचिन के पीछे एक एंशिएंट टाइनोसोरस रेक्स आ जाता है। जिस बीच को देखकर ज़ाओलिनीर यहाँ ज़्याओचिन को उसके हवाले छोड़ देती है, पर खुशकिस्मती से वहाँ पर होली यूनिकॉर्न आ चुका था, जो कि उस एंशिएंट टाइनोसोरस रेक्स से ज़्याओचिन की जान बचा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओचिन अपनी मौत की कगार पर पहुंच गया था। साथ ही साथ उसे मोर्टल वर्ल्ड से अपने प्यारों की याद आ रही थी। ज़्याओचिन को लग रहा था कि शायद अब वो सरवाइव ना कर पाए, लेकिन उसकी बॉडी से निकलने वाला खून सेक्रेड गोल्डन एग पर जा गिरता है, जिसकी वजह से ज़्याओचिन के मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक की अवेकनिंग हो जाती है। यानी कि ज़्याओचिन अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ज़्याओचिन अपने सामने एक बड़ी सी शिप को सी के अंदर देख पा रहा था। ये शिप गू फैमिली को बिलोंग करती थी, जहाँ गू फैमिली का यंग मास्टर इस शिप का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन आइसलैंड की तरफ ही आ रहा है, ताकि वो यहाँ पर मौजूद सेक्रेट गोल्डन एग ट्रेजर्स को हासिल करते हुए खुद को ताकतवर कर सके। पर तभी अचानक यंग मास्टर महसूस करता है कि उनकी शिप को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो अपने साथियों से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या हम किसी चट्टान से टकरा गए, जो सुनकर उसके साथी भी यहाँ शिप से बाहर देखने की कोशिश करते हैं और उन्हें नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा सी ड्रैगन दिखाई दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसने गू फैमिली की शिप पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से शिप बिखरने लगी। ये देखकर गू फैमिली के सारे वॉरियर्स और यंग मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान थे। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। पर तब तक इन लोगों के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। शिप के टूटने की वजह से यहाँ पर यंग मास्टर की दोस्त पानी में गिरने लगती है, जिसे बचाने के लिए गू फैमिली के यंग मास्टर ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन गू फैमिली का यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसलिए वो उसे बचा नहीं पाता। इवन कि वो तो खुद भी पानी के अंदर गिरने वाला था। पर तभी अचानक उसका एक वॉरियर तीसरी के साथ जंप करते उसका हाथ पकड़ लेता है। ज़्याओचिन जो कि कोस्ट एरिया से ये सब होता हुआ देख रहा था, वो शिप को देखकर समझ जाता है कि अब वहाँ पर कोई भी सरवाइव नहीं किया होगा। मैं समझ चुका हूँ कि इस ड्रैगन आइलैंड को छोड़कर जाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर पानी में भी एक सी ड्रैगन मौजूद है। ये सब सोचते हुए ज़्याओचिन उस कोस्ट एरिया से अंदर की तरफ चला जाता है। उसे भूख लगी थी, इसलिए वो अपने लिए शिकार करके कुछ पकाने लगा। जहाँ साथ ही साथ ज़्याओचिन अपने मन में सोच रहा था कि मुझे एक बात तो समझ आ गई कि इस आइसलैंड से निकलने के लिए मुझे किसी शिप से ज्यादा बड़ी चीज की जरूरत होगी, क्योंकि मैं खुद देख चुका हूँ कि एक शिप तो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ज़्याओचिन अपने मन में ये सब सोच रहा था, तभी अचानक उसे एक तरफ से कुछ शोर सुनाई दिया, इसलिए वो फौरन से चौकन्ना होकर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा 4 आर्म जायंट एप तीसरी के साथ जंप करते हुए यहाँ ज़्याओचिन के सामने आकर खड़ा हो गया। असल में इस जायंट एप को रोस्टेड मीट की खुशबू आ रही थी, जिसे स्मेल करते ही वो ज़्याओचिन के पीछे आ चुका है। दूसरी तरफ ज़्याओचिन तो उस बड़े से जायंट एप को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वो ये बात भी समझ जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये एप तो मेरे रोस्टेड मीट की स्मेल को ही फॉलो करते हुए मेरे पीछे आ गया, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये सब सोचते ही ज़्याओचिन ने तीसी के साथ उस रोस्टेड मीट को हवा में उछाल दिया, जो देखकर वो जायंट एप तीसी के साथ मीट को पकड़ लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ ज़्याओचिन को वहाँ से भागने का मौका मिल चुका था, इसलिए ज़्याओचिन जितनी जल्दी हो सके वहाँ से दूर जाने लगा। लेकिन उसके 2 छोटे छोटे पैर इस जायंट एप के सामने तो कुछ भी नहीं, बल्कि वो बहुत ही जल्दी से उस मीट को खत्म करने के बाद यहाँ ज़्याओचिन का रास्ता रोक देता है। ज़्याओचिन भी ये देखकर कश्मकश में पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो इस जायंट एप के साथ फाइट भी नहीं कर सकता। अगर ज़्याओचिन ने इस जायंट एप को गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो ये अंजाम उसके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करता। जबकि 4 आर्म जायंट पाइथन यहाँ ज़्याओचिन को हाथ में पकड़कर कहीं लेकर जाने शुरू हो जाता है। ज़्याओचिन चिल्लाते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन ऑफ कोर्स इस जायंट एप को बात करने नहीं आती, इसलिए वो बिना जवाब देते हुए ज़्याओचिन को यूं ही अपने घर की तरफ लेकर आता रहा, जो कि एक बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ की चट्टान पर मौजूद था। ज़्याओचिन भी इस जगह पर आने के बाद आसपास की जगह को देखकर काफी जरा हैरान हो चुका था, जबकि जायंट एप उसे नीचे उतार चुका। ये देखकर ज़्याओचिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो खुद से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ये जायंट एप मुझसे चाहता क्या है, कहीं से मैं खाना तो नहीं लग रहा जो ये मुझे बचा
जाकर बाद में खा लेगा। ये सोचते हुए ज़्याओचेन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि वो इतनी जवानी में मरना नहीं चाहता। ज़्याओचेन अभी वहाँ से भागने ही वाला था, तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जायंट एप ने एक बीस्ट को पकड़कर तेजी के साथ ज़्याओचेन के सामने थ्रो कर दिया, जबकि वो खुद भी ज़्याओचेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ज़्याओचेन हैरानगी के साथ उसे देख रहा था, तभी अचानक वो फोर आर्म जायंट एप यहाँ ज़्याओचेन को इशारा करते हुए बताता है कि मैं ये मीट खाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ज़्याओचेन को भी अब धीरे धीरे करके उस जायंट एप के इशारे समझ आने शुरू हो गए थे। वो जवाब देते हुए कहता है, क्या अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए ये गोश्त पकाऊं? इस बात से तो ज़्याओचेन को कोई भी एतराज नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि वो आराम से यहाँ जायंट एप के साथ बैठकर उसके लिए गोश्त पकाना शुरू कर देता है। जहाँ ऐसा करते हुए शाम हो चुकी थी, जायंट एप भी ज़्याओचेन की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मदद ज़्याओचेन के लिए भारी ही पड़ रही थी। इसलिए ज़्याओचेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि अरे यार तुम ऐसा ना करो, क्योंकि अगर तुमने ज्यादा आग जला दी तो ये गोश्त जल जाएगा, इसलिए धीरे धीरे इस गोश्त को पकने दो, उसके बाद इसका जायका ज्यादा बेहतरीन रहेगा। जायंट एप को भी शायद ज़्याओचेन की बातें समझ आने लगी थी, इसलिए वो खामोशी के साथ बैठकर यहाँ अपने गोश्त का इंतजार करता रहा। जहाँ गोश्त तैयार होने के बाद वो उस पर झपट पड़ता है। दूसरी तरफ ज़्याओचेन यहाँ इस जायंट एप को देखकर अपने मन में कहता है कि इसका ये घर तो काफी सेफ लोकेशन पर है, क्योंकि ये जमीन से काफी जरा ऊंचा है, साथ ही साथ यहाँ पर खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी भी है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो यहाँ का डांस ओरा भी काफी जरा एडवांस है। मुझे यहीं पर रुककर खुद को ताकतवर करना होगा और कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसका इस्तेमाल करके मैं वापस से मॉर्टल रेल्म जा सकूं। ये सोचते हुए ज़्याओचेन ने वहाँ पर मॉर्टल रेल्म की एक टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस टेक्निक से ये लोग मॉर्टल रेल्म में एनर्जी इकट्ठा करते थे, लेकिन वो टेक्निक यहाँ पर कुछ जरा असरदार साबित नहीं हो रही थी। ज़्याओचेन को काफी जरा अजीब लगा। वो समझ जाता है कि यहाँ के कल्टीवेशन मेथड जरूर अलग होंगे। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जायंट एप भी तेजी के साथ जंप करते हुए ज़्याओचेन के सामने आकर खड़ा हो गया। वो समझ चुका था कि ज़्याओचेन क्या करना चाहता है। दूसरी तरफ ज़्याओचेन हैरान होते हुए जायंट एप से सवाल करके पूछता है कि ब्रदर एप आखिर तुम क्या कर रहे हो, जबकि दूसरी तरफ जायंट एप तो यहाँ ज़्याओचेन को अपनी इस दुनिया की एनर्जी गैदरिंग टेक्निक सिखा रहा था। वो आराम से कल्टीवेशन पोजीशन में बैठकर अपने आसपास की सारी एनर्जी एक साथ इकट्ठा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ज़्याओचेन हैरानगी के साथ ब्रदर एप को देखकर कहता है कि क्या तुम मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने की टेक्निक सिखा रहे हो? चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। जो कहते साथ ही ज़्याओचेन भी बिल्कुल उसी सेम पोजीशन में बैठ गया और ब्रदर एप भी हाँ में सर हिलाता है। जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओचेन काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा कर पा रहा था, लेकिन ब्रदर एप उसे मुंह खोलने के लिए बोलता है ताकि वो और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा कर सके, जिस पर ज़्याओचेन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मेरी बॉडी इतनी छोटी सी है, मुझे इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एक साथ इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास जितनी इकट्ठा हो रही है वो काफी है। जबकि साथ ही स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करते साथ ही ज़्याओचेन अपने मन में कहता है कि एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है, ऐसा लगता है कि जल्दी मेरा मोटर शेडिंग लेवल 1 ब्रेक थ्रू हो जाएगा। इस कल्टीवेशन के बाद ज़्याओचेन ने यहीं पर रुकने का फैसला कर लिया था। वो अपने मन में कहता है कि ज़ाओ लिनीर और साथ ही साथ मिस लैन नु वो दोनों ही मेरे साथ मोटर लैन से यहाँ पर आई थी, लेकिन फिलहाल मैं नहीं जानता कि आखिर मिस लैन नु वो कहाँ पर होगी, क्योंकि ज़ाओ लिनीर को तो मैं अपनी आंखों के सामने देख चुका हूँ। ये ड्रैगन आइसलैंड बहुत बड़े बड़े खतरनाक बीच से भरा पड़ा है, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि मैं यहीं पर रुककर अपने कल्टीवेशन रेल्म को ब्रेक थ्रू करूँ। एक बार मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज हो जाए उसके बाद मैं यहाँ से निकलते हुए मिस लैन नु और अपने बाकी के लोगों को ढूंढने की कोशिश करूंगा। ये सब कहते हुए ज़्याओचेन यहाँ पर मिस ज़ाओ लिनीर को भी याद करता है कि क्या वो क्रेजी वुमेन अभी भी जिंदा होगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कुछ न हुआ हो। बेशक ज़्याओचेन उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिलहाल मिस ज़ाओ लिनीर उन कुछ गिने चुने लोगों में से है जो कि ज़्याओचेन के मोटर लैम्प से उसके साथ यहाँ पर आई। इसलिए ज़्याओचेन मिस ज़ाओ लिनीर की जिंदा होने की उम्मीद कर रहा था और वो दुआ कर रहा था कि मिस ज़ाओ लिनीर को कुछ न हुआ हो, क्योंकि ज़्याओचेन तो यहाँ इस जायंट एप के साथ बिल्कुल सेफ है। लेकिन दूसरी तरफ मिस ज़ाओ लिनीर नीचे की तरफ मौजूद पता नहीं किन खतरों से जूझ रही होगी। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि मिस ज़ाओ लिनीर भी कमजोर नहीं थी, बल्कि वो उन सारे खतरों का सामना करते हुए यहाँ होली यूनिकॉर्न से भी जा मिलती है। जहाँ होली यूनिकॉर्न बेचारा तो काफी जरा घायल दिखाई दे रहा था, शायद टी-रेक्स के साथ फाइट के दौरान वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका होगा। इसके बाद यूं ही कुछ दिन गुजरते रहे, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। एक दिन ज़्याओचेन सोच रहा था कि उसने जायंट एप को कई सारा गोश्त खिला दिया, लेकिन ये उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, उसे थोड़े बहुत फ्रूट भी खाने चाहिए। जो सोचते हुए ज़्याओचेन वहाँ से दूर नीचे एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे फ्रूट ट्रीज थे। ज़्याओचेन यहाँ पर इन फ्रूट्स को इकट्ठा करते हुए अपने मन में यही सोच रहा था कि क्या इन फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हुए भी कोई अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर सकता है। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे अपने सामने होली यूनिकॉर्न दिखाई दिया, जिसे देखकर ज़्याओचेन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो इस होली यूनिकॉर्न को देखते हुए कहता है कि मेरे दोस्त तुम तो वही हो ना जिसने मुझे पिछली बार उस एंशिएंट ट्री रैक से बचाया था। ये सब कहते हुए ज़्याओचेन उस होली यूनिकॉर्न को कुछ फ्रूट्स भी खाने के लिए देता है, जो खाने के बाद वो होली यूनिकॉर्न फौरन वहाँ से भाग गया। ज़्याओचेन को बहुत ही अच्छा लगा कि आखिरकार उसने इस दुनिया की भी 2 दोस्त बना
बना ली है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जाओलिनीर भी यहाँ पर उसी होली यूनिकॉर्न को ढूंढ रही थी। शायद जब वो होली यूनिकॉर्न घायल था तो मिस जाओलिनीर ने उसका ख्याल रखा होगा और अब वो होली यूनिकॉर्न मिस जाओलिनीर का भी अच्छा दोस्त बन चुका है। यहाँ इसी तरह से होली यूनिकॉर्न की तलाश में अचानक ही हम देखते हैं कि मिस जाओलिनीर की नजर अपने सामने मौजूद ज़ाओ चेन पर पड़ गई, जिसे देखते साथ ही मिस जाओलिनीर फौरन अपनी तलवार निकालते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो। और यह कहते साथ ही उसने फौरन से ज़ाओ चेन पर स्लैश अटैक कर दिया, जिस अटैक को भी ज़ाओ चेन लास्ट मोमेंट पर महसूस करते हुए तेजी के साथ जंप करते हुए डॉज कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ मिस जाओलिनीर ज़ाओ चेन से कह रही थी कि तुम 2 बार ड्रैगन्स के मुंह से निकल गए। कहना पड़ेगा कि तुम्हारी किस्मत वाकई में काफी अच्छी है, लेकिन फिक्र मत करो, उन दोनों ड्रैगन्स का अधूरा काम मैं पूरा कर दूंगी। जो कहती है मिस जाओलिनीर तेजी के साथ ज़ाओ चेन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चली। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाओ चेन भी अब पहले से काफी सारा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, इसलिए वो भागने की बजाय खुद को फाइट के लिए रेडी करते हुए कहता है कि पहले भी तुम मुझे मारने की कोशिश कर चुकी हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। जो कहती है ज़ाओ चेन फौरन से अपने स्पाइरल गोल्डन ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मिस लिनीर पर हमला करने शुरू हो गया। दूसरी तरफ मिस लिनीर भी अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए स्पाइरल ब्लेड्स को रोकने की कोशिश करती है, पर इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरी तरफ ज़ाओ चेन काफी तेजी के साथ मूव करते हुए जंप करके मिस लिनीर के पीछे आ गया, जहाँ उससे अपने हाथ में गोल्डन स्पाइरल ब्लेड रेडी कर लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए मिस लिनीर पर हमला करने वाला है। मिस लिनीर भी ये देखकर अपने मन में कहती है कि इस लड़की की रफ्तार अचानक से इतनी तेज कैसे हो गई। वो मुश्किल से ही सही लेकिन ज़ाओ चेन की स्पाइरल गोल्डन ब्लेड टेक्निक को रोकने की पूरी कोशिश करती है, जिस अटैक के दौरान वो पीछे की तरफ धकेली गई। यहाँ मिस लिनीर पीछे की तरफ आकर अपने मन में कहती है कि अचानक से पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्पीड दोनों ही बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। शायद इससे कोई कीमती ट्रेजर मिला होगा। मैंने इसे पहले कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन इस बार मैं भी खुद को होल्ड बैक नहीं करूंगी। जो कहती है मिस जाओलिनीर भी तेजी के साथ जंप करते हुए यहाँ ज़ाओ चेन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। ज़ाओ चेन बेशक ही मिस लिनीर के साथ फाइट नहीं करना चाहता, वो तो मिस लिनीर से अभी भी यही कह रहा था कि क्या तुम सच में मुझसे मरते दम तक फाइट करना चाहती हो, ये जानते हुए कि हम दोनों ही मॉर्टल रेल्म से बिलोंग करते हैं। शायद हमें एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। जिस पर मिस लिनीर जवाब देते हुए कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जो कहती है वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ चेन पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ ज़ाओ चेन अपनी उन्हीं गोल्डन स्पाइरल ब्लेड्स को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही सारा ज़ाओ चेन भी गुस्सा होते हुए कहता है कि ठीक है, चूंकि तुमने मुझे बुली करने का फैसला कर ही लिया तो मुझे भी तुमसे फाइट बैक करनी ही होगी, क्योंकि मैं इस तरह से तुमसे मार नहीं खा सकता। ये कहते साथ ही ज़ाओ चेन ने अपनी न्यू ड्रैगन एनर्जी फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से मिस लिनीर पर हमला बोल दिया। जो स्पिरिचुअल फॉर्म ड्रैगन अटैक काफी सारा पावरफुल था। इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि मिस लिनीर हिट होकर पीछे की तरफ उड़ते हुए जाग गिरी। दूसरी तरफ ज़ाओ चेन ये देखकर काफी सारा सरप्राइज हो जाता है कि ये टेक्निक तो कमाल की निकली, लेकिन साथ ही साथ इस टेक्निक ने ज़ाओ चेन की बहुत ज्यादा एनर्जी भी ड्रेन कर ली थी, इसीलिए शायद ज़ाओ चेन बैक टू बैक तो लगातार इस टेक्निक का इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन मिस जाओलिनीर अब गुस्से में खड़ी होते हुए कहती है कि सिर्फ कुछ ही दिन के अंदर तुमने खुद की ताकत को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया, जिससे ये बात साबित होती है कि तुम आने वाले फ्यूचर में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाओगे और मैं इस बात का रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए आज के आज ही मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। जो सब कहते हुए मिस जाओलिनीर ने एक सीक्रेट फ्लेम रेनबो सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी अनलीश हो रही थी, जबकि साथ ही साथ मिस जाओलिनीर गुस्सा होते हुए ज़ाओ चेन से कहती है कि मैं एक रॉयल प्रिंसेस हूँ, अगर मैं तुम्हें जान से ना मार पाई तो ये तो मुझ पर एक बड़ा सा दाग लग जाएगा और ये तुम्हें होने नहीं दे सकती। जो कहते साथ ही उसने एक जोरदार स्लैश यहाँ ज़ाओ चेन की तरफ चल दिया। जो सीक्रेट फ्लेम सोर्ड टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी। ज़ाओ चेन ने उसे ब्लॉक करने के लिए अपने सामने एक शील्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सीक्रेट फ्लेम स्लैश टेक्निक उसे चकनाचूर कर देती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस जाओलिनीर रुकने के बजाय फौरन से जंप करते हुए अपने सेकंड फ्लाइंग रेनबो सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ चेन पर फाइनल अटैक चल चुकी, जहाँ साथ ही साथ वो ज़ाओ चेन से कह रही थी कि तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म हुआ। यहाँ इससे पहले कि वो ज़ाओ चेन को टच भी कर पाती तभी अचानक दूर से एक चट्टान तेजी के साथ उसी की तरफ आ रहा था, इसलिए मिस जाओलिनीर फौरन से खुद को बचाने के लिए अपने अटैक को हटाकर अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस चट्टान को बीच में से काट देती है। जो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जायंट एप ने किया था, जो कि तेजी के साथ जंप करते हुए मिस जाओलिनीर के सामने आकर गुस्से के साथ उस पर दौड़ता है। यहाँ अपने ब्रदर एप को देखकर तो ज़ाओ चेन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ मिस जाओलिनीर ज़ाओ चेन से कहती है कि आज के दिन तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, पिछली बार की तरह इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगी। और ये कहते साथ ही वो तेजी के साथ जंप करते हुए दोबारा से ज़ाओ चेन की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जायंट एप भी गुस्सा होते हुए फौरन से ज़ाओ चेन के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ मिस जाओलिनीर को पीछे की तरफ धकेल चुका। जो देखकर मिस जाओलिनीर कहती है कि ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हारा कुछ करती हूँ। और ये कहते साथ ही उसने अपने मल्टीपल रेनबो सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जायंट एप पर अटैक्स करने शुरू कर दिए, जहाँ उन मल्टीपल रेनबो सोर्ड्स को जायंट एप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा था। जो देखकर दूसरी तरफ ज़ाओ चेन को भी ब्रदर एप की बहुत ही सारा फिक्र होने लगी। वो इमोशनल होकर ब्रदर एप से कह रहा था कि तुम्हें मेरे लिए इतना सारा खतरा उठाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ब्रदर एप तो किसी भी हाल में
मिस जाओचिन को बचाना चाहता है। इसलिए वो इस मल्टीपल सोर्ड अटैक को ब्लॉक करने के बाद गुस्सा होती हुई तीसी के साथ मिस जाओलिनीर की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर मिस जाओलिनीर भी अपने मन में कह रही थी कि अगर मुझे इस लड़के को मारना है तो सबसे पहले मुझे इस जायंट एप को खत्म करना होगा। जो कहती है मिस जाओलिनीर यहाँ उस जायंट एप के साथ फाइट करने की कोशिश करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जायंट एप की फिजिकल स्ट्रेंथ तो बेमिसाल थी। बेशक उसके पास कोई स्पेशल टेक्निक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मिस जाओलिनीर को बुरी टक्कर दे रहा था। जहाँ मिस जाओलिनीर भी उसके अटैक से खुद को बचाने की हर एक मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक जायंट एप का एक जोरदार पंच उसे जाकर लग गया, जिसकी वजह से मिस जाओलिनीर के होश तो ठिकाने आ गए थे। वो अब दोबारा से खड़े होकर फाइट करने की हालत में नहीं बची थी, जबकि जायंट एप भी उसका किस्सा खत्म करने के लिए उस पर फाइनल अटैक चल चुका था। इससे पहले कि जायंट एप का वो फाइनल अटैक मिस जाओलिनीर को हिट कर पाता, तभी अचानक वो होली यूनिकॉर्न तेजी के साथ आते हुए यहाँ मिस जाओलिनीर को वहाँ से बचाकर ले गया। जायंट एप तो नहीं समझ पाया कि आखिर वो बिजली की रफ्तार से उड़ने वाली चीज क्या थी, लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन समझ गया था कि वो होली यूनिकॉर्न ही है। जबकि साथ ही साथ जाओचिन अपने मन में कह रहा था कि अगर मैं यहीं पर रुकता रहा तो मेरी वजह से ब्रदर एप को काफी सारी मुश्किलों को उठाना पड़ेगा, इसलिए मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। जो सब सोचने के बाद जाओचिन ने आखिरकार फैसला कर लिया था कि वो ब्रदर एप को छोड़कर जाएगा, लेकिन इस बात से ब्रदर एप बिल्कुल भी खुश नहीं, बल्कि वो मुंह बनाकर साइड पर बैठा हुआ था, जहाँ जाओचिन उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें इस तरह से उदास होने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा गोश्त और फ्रूट एक साथ इकट्ठा कर लिए है, ये कई दिन तक तुम्हारा काम चला देंगे। वैसे भी मुझे कभी न कभी तो यहाँ से जाना ही था, क्योंकि मुझे अपने घर की तलाश करनी है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जायंट एप यहाँ जाओचिन के सामने आकर उसकी तरफ फ्रूट निकलने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वो उसे बताना चाहता हो कि यही तुम्हारा घर है, तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकते हो। जो सुनकर जाओचिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये जगह मेरा घर नहीं बल्कि तुम्हारा घर है। बेशक मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगा, लेकिन मेरा घर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और वहाँ पर कई मेरे चाहने वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मेरे दोस्त अलविदा। जो सुनकर जायंट एप को तो काफी सारा गुस्सा आ रहा था, वो दोबारा से मुंह बनाकर वहीं पर बैठ गया और जाओचिन उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बेशक वो भी जुदा नहीं होना चाहता, लेकिन यही करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो मजबूरी में वहाँ से जाने लगा। जायंट एप भी अब काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था और आखिरकार वो जाओचिन को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाता है। वो फौरन से खड़े होकर जाओचिन को कुछ इशारे करने लगा, जो सुनकर जाओचिन भी हंसते हुए जवाब देकर कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अच्छे से मेहनत करूंगा ताकि मैं खुद को ताकतवर कर सकूं। इसी के साथ जाओचिन उसे अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिरर लेक फॉरेस्ट पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जाओलिनीर काफी जरा गहरी सोच में पड़ी हुई थी। सबसे पहले तो वो यहाँ होली यूनिकॉर्न का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद वो आज के दिन जिंदा भी ना होती। साथ ही साथ मिस जाओलिनीर अपने मन में कह रही थी कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरे पास कोई जिंदगी का गोल ही नहीं। बेशक मैं एक टाइम पर रॉयल मेडन हुआ करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ पीछे रह गया। मुझे अब अपनी जिंदगी का कोई दूसरा मकसद ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, चारों तरफ कई सारे खतरनाक बीस्ट मौजूद है। अगर मैं इसी तरह से यहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश करती रही तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे खुद को ताकतवर करने पर ध्यान देना होगा। ये सब कहते हुए मिस जाओलिनीर धीरे धीरे से होली यूनिकॉर्न के पास आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि होली यूनिकॉर्न भी बहुत ही प्यार से मिस जाओलिनीर की तरफ देखते हुए उसके सफर में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि होली यूनिकॉर्न मिस जाओलिनीर को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर चुका है, इसीलिए मिस जाओलिनीर जैसी होली यूनिकॉर्न को टच करती है, अचानक उसकी बॉडी से बहुत सारा गोल्डन एनर्जी एक साथ अनलीश हो गई, जो कि इन दोनों के बाउंड कॉन्ट्रैक्ट को शो कर रही थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसी वजह से यहाँ पर होली यूनिकॉर्न की अवेकनिंग भी हो गई। यहाँ पर इस होली यूनिकॉर्न के लेवल को यू ब्रेक थ्रू होता हुआ देखकर मिस जाओलिनीर भी खुश होते हुए कहती है कि शाबाश लिटिल वन, तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया। अब चूंकि तुमने अपने मास्टर के तौर पर मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए मैं भी अब से पूरी जान लगा दूंगी, ताकि आज के बाद तुम्हें कभी भी मेरे लिए इतना बड़ा खतरा उठाने की जरूरत ना पड़े। अब वक्त आ चुका है कि मैं मोर्टल रेल्म वहाँ की यादें और हर एक चीज को बुला दूं, क्योंकि वो मेरा पास्ट है और मुझे आगे के फ्यूचर पर ध्यान देना होगा। मेरी जिंदगी का इस लम्हे से सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे रेल्म ऑफ इमॉर्टैलिटी तक पहुंचना होगा, ताकि मैं हर एक मुश्किल को ऐसे फेस करूं जैसे कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। यहाँ मिस जाओलिनीर जाओचिन से बिल्कुल उल्टा सोच रही थी, क्योंकि जाओचिन अपनी पास्ट जिंदगी में वापस जाना चाहता है, जबकि मिस जाओलिनीर अपने पास्ट को बुलाकर न्यू फ्यूचर को एक्सेप्ट कर चुकी। यहाँ इसी तरह की बातें करते हुए मिस जाओलिनीर होली यूनिकॉर्न के साथ कोस्टल एरिया में आ जाती है, जहाँ उसे अपने सामने गू फैमिली की वही टूटी फूटी शिप दिखाई देती है। जहाँ पास आने पर हमें देखने को मिला कि गू फैमिली का यंग मास्टर अभी भी जिंदा है, जिसने अपने सामने मिस जाओलिनीर को देख लिया। मिस जाओलिनीर भी हैरानगी के साथ यहाँ गू फैमिली की उसी यंग मास्टर को देख रही थी। जाओचिन से होती है, जो कि एंशिएंट फॉरेस्ट में अकेले चल रहा था, और वो अपने मन में सवाल करते हुए कहता है कि मैं और जाओलिनीर दोनों ही ड्रैगन आइसलैंड पर आ चुके हैं, जबकि हमारी दुनिया से मिस लैन वो भी तो हमारे साथ आई थी। आखिर वो इस ड्रैगन आइलैंड पर होगी कहाँ पर, शायद वो मेरे वापस जाने में मदद कर पाए। जाओचिन यहाँ ये सब सोच रहा था, तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ लोगों ने घेर लिया है, जो कि
कि उसे असैसिनेट करना चाहते थे, क्योंकि उनमें से एक वॉरियर ने अपने एक डैगर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ ज़्याओचेन पर हमला कर दिया, जिस हमले को ज़्याओचेन आखिरी मोमेंट पर महसूस करते हुए डॉज कर लेता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बाकी के 2 डैगर्स को भी ज़्याओचेन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया। ये देखकर वो असैसिनेशन वॉरियर फौरन से जंप करते हुए ज़्याओचेन के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी तलवार निकालते हुए कह रहा था कि यकीनन तुम ही हो ज़्याओचेन। दूसरी तरफ ज़्याओचेन उस वॉरियर को देखते हुए कहता है कि तुम तो इसी वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल से हो, आखिर तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? जिस पर वो असैसिन हंसकर जवाब देते हुए कहता है कि यानी कि तुम ही हो ज़्याओचेन। हमारे यंग मास्टर को लगा ही था कि तुम काफी ज्यादा खास हो, वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हम तीनों को तुम्हारा शिकार करने के लिए यहाँ पर भेज दिया। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़्याओचेन सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा यंग मास्टर है कौन, क्योंकि मेरी तो यहाँ वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में किसी और के साथ कोई दुश्मनी नहीं। यहाँ ज़्याओचेन का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक पीछे से बाकी के 2 असैसिन भी आकर ज़्याओचेन को घेर लेते हैं, जिस पर उनका लीडर ज़्याओचेन को जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम हमारे यंग मास्टर के बारे में जानना चाहते हो फिर तो तुम्हें शांति के साथ हमारे साथ चलना होगा। जो कहते ही वो तीनों एक साथ जंप करते हुए फौरन से यहाँ ज़्याओचेन पर अपनी सोर्ड से हमला कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओचेन भी कुछ कम नहीं, बल्कि वो आसानी के साथ इन तीनों के हमले को डॉज करते हुए जंप कर चुका, जिसके बाद वो अपने पावरफुल पंच को रेडी करते हुए पहले एक असैसिन को जोरदार पंच कर देता है, जबकि दूसरे असैसिन को उसने एक जोरदार किक करके बचाड़ दिया। यहाँ 2 तो पूरी तरीके से निपट चुके थे, अब आखिरी की बारी थी, जो कि ज़्याओचेन की इतनी पावर देखकर घबरा गया, इसलिए वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओचेन उसे इतनी आसानी के साथ आखिर भागने कैसे देगा, बल्कि वो उसी की सोर्ड को किक करते हुए तेजी के साथ उसके सामने फेंक चुका, जिसे देखकर तो वो वॉरियर काफी ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि ज़्याओचेन भी वहीं पर पहुंच चुका है और वो उस तलवार को लेकर इस सोल्जर की गर्दन पर रखते हुए कहता है कि बताओ तुम्हारा यंग मास्टर कौन है। जिस पर दूसरी तरफ वो वॉरियर घबराते हुए कहता है कि मैं हार मानता हूँ, तुम जो पूछोगे मैं वो सब बता दूंगा, बस प्लीज मुझे मारना मत, क्योंकि मैं तो एक मामूली सा सोल्जर हूँ। असल में हमारे यंग मास्टर इटर्नल वर्ल्ड की गू फैमिली से है, जो कि अभी हाल ही में इस ड्रैगन आइलैंड पर आए थे और इस ड्रैगन आइलैंड पर उनकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हो गई, जो कि खुद को 9 प्रोविंस की प्रिंसेस बता रही थी। हमारे यंग मास्टर को वो लड़की काफी ज्यादा पसंद आई और उन्हें ये बात भी मालूम हो चुकी थी कि उस प्रिंसेस का तुम्हारे साथ दुश्मनी है, इसलिए यंग मास्टर ने हम तीनों को तुम्हारे पीछे भिजवा दिया, क्योंकि वो तुम्हें मरवा कर उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं। प्लीज अब मुझे जाने दो, मुझ पर रहम करो, तुम्हें जो कुछ पूछा था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया, मुझे बस सिर्फ इतना ही मालूम है। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़्याओचेन भी समझ गया था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ज़ाओलिनीर होगी, और लगता है कि मुझे ज़ाओलिनीर के साथ बात करके या फिर उसे मारकर अपने रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि ये बार बार मेरे रास्ते में आकर मेरा रास्ता रोकेगी और मैं कभी भी 9 प्रोविंस वापस नहीं जा पाऊंगा। यहाँ ये सब कहने के बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हर्ट लेक के पास आ जाता है, जहाँ किनारे पर हम देखते हैं कि गू फैमिली के सोल्जर्स ने गू फैमिली का एक रेजिडेंट क्रिएट कर लिया था, जहाँ पर इस वक्त में ज़ाओलिनीर भी अपने होली यूनिकॉर्न के साथ मौजूद है। तभी अचानक वहाँ पर यंग मास्टर भी आ गया, जो कि मिस ज़ाओलिनीर से कहता है कि अब तुम कैसी हो, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ अच्छे से मिल रहा हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी चीज की भी कमी हो। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस ज़ाओलिनीर जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ ये जगह काफी ज्यादा आरामदायक है और वैसे भी तुम लोग मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हो, मुझे कोई भी परेशानी नहीं। जो सुनकर दूसरी तरफ वो यंग मास्टर भी जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, असल में सारा का सारा शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें मैं वहाँ उस किनारे पर ना मिलता और तुम मेरी मदद ना करती तो शायद मैं उस सी में बहकर कहीं मारा जा चुका होता, यानी कि तुम ही हो मेरी रक्षक और तुम्हें ही मेरी ये जिंदगी बिलोंग करती है। जो सब कहने के बाद वो यंग मास्टर अपनी गू फैमिली का एक हेयर पिन लेकर यहाँ मिस ज़ाओलिनीर की तरफ बढ़ने लगा। जो सब देखकर हमें समझ आ जाता है कि इस यंग मास्टर को मिस ज़ाओलिनीर पसंद आने लगी, लेकिन दूसरी तरफ उस होली यूनिकॉर्न या फिर मिस ज़ाओलिनीर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, बल्कि मिस ज़ाओलिनीर उस यंग मास्टर से कहती है कि ब्रदर गू आखिर इस सब का मतलब क्या है। जिस पर यंग मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं, असल में तुमने मेरी जान बचाई और मैं बस तुम्हारे एहसान को चुकाना चाहता हूँ, जिसके बदले में तुम्हें फिलहाल ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकता, इसलिए मैं ये हेयर पिन देना चाहूंगा। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस ज़ाओलिनीर जवाब देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया तो उसमें मेरी मर्जी थी, मैंने ये सोचकर तुम्हारी जान बिल्कुल भी नहीं बचाई थी कि इसके बदले मैं तुमसे कुछ लेने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ब्रदर गू तुम मेरी बात को समझ पाओ। जो सुनकर ब्रदर गू भी अपने फैमिली की हेयर पिन को यहाँ वापस रखते हुए कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, वैसे मेरी इंटेंशंस बिल्कुल भी तुम्हारे लिए खराब नहीं, मैं तो बस सिर्फ तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता था और इसीलिए मैंने अपने कुछ सिपाहियों को उस वॉरियर के भी पीछे भेज दिया जिसकी तुम्हारे साथ दुश्मनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सोल्जर जल्दी उसकी बॉडी को लेकर यहाँ पर आते ही होंगे। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस ज़ाओलिनीर को भी काफी बड़ा शौक लगा। वो धीरे से अपने होली यूनिकॉर्न से कहती है कि जाकर तुम कुछ फ्रूट्स खा लो और मेरे लिए भी कुछ लेकर आना। जो सुनकर वो होली यूनिकॉर्न यहाँ से उड़ता हुआ चला गया, जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ज़ाओलिनीर मुस्कुराकर उस ब्रदर गू से कहती है कि शुक्रिया। इसके बाद हम लोगों को यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़्याओचेन ने आखिरकार हर्ट लेक पर मौजूद गू फैमिली के उस नए रेजिडेंट को ढूंढ लिया था, जहाँ
इधर जाओचिन ऊपर की तरफ खड़े होकर अंदर की तरफ जाने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स मौजूद थे और वो गार्ड्स भी हंसते हुए आपस में यही बातें कर रहे थे कि आखिर अचानक से उस लड़की ने हमारे यंग मास्टर पर कैसा जादू चला दिया, क्योंकि हमारे यंग मास्टर तो सब कुछ बुलाकर सिर्फ उस लड़की के गुलाम ही बन चुके हैं। जिस पर दूसरा सोल्जर हंसकर जवाब देते हुए कहता है कि लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। ऊपर की तरफ से जाओचिन भी यहाँ पर इन लोगों की सारी बातें सुन रहा था और वो अपने मन में कहता है कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही तेज निकली, इतनी जल्दी इसने बाकियों के साथ रिश्ते भी बना लिए। जाओचिन यहाँ पर ये सब सोचते हुए फौरन से पानी के अंदर कूद जाता है ताकि वो ज़ाओलिनीर के पास जाकर उसे जान से मार सके, एक बार ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए वो सोल्जर से चुप छुपाकर धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा था, जहाँ एक सोल्जर को अचानक ही वहाँ पर एक आहट सुनाई थी। वो फौरन से सावधान होकर उस आहट की वजह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से जाओचिन भी कुछ कम नहीं था। वो आसानी के साथ उसके पीछे से आते उसे हिट करके बेहोश कर चुका, जिसके बाद जाओचिन उसी बेहोश वॉरियर की सोर्ड लेकर ज़ाओलिनीर की तरफ बढ़ने शुरू हो गया। दूसरी तरफ हम लोगों को यहाँ गू फैमिली का कमांडर दिखाया जाता है, जिसके पास एक सोल्जर फौरन से भागता हुआ आकर कहता है कि मछली ने हमारा चारा चुन लिया, यानी कि ये लोग जाओचिन को अपनी जाल में फंसाना चाहते थे और इन लोगों को मालूम है कि जाओचिन यहाँ पर आ चुका है। साथ ही साथ वो सोल्जर बताता है कि कैसे उसने मिस ज़ाओलिनीर के कमरे में पॉइजन वाली दवाई भी फैला दी, जो सुनकर तो कमांडर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो अपने सोल्जर को हुक्म देते हुए कहता है कि ठीक है, अब जल्दी से जाकर यंग मास्टर को इसके बारे में बता दो कि कोई घुसपैठ कर चुका। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ जाओचिन पर आ जाता है। वो हर एक बात से अनजान धीरे धीरे मिस ज़ाओलिनीर के कमरे की तरफ ही बढ़ता जा रहा था, जिसके हाथ में तलवार भी थी और वो चुप चुप कर मिस ज़ाओलिनीर के कमरे में पहुंच गया। जैसे वो यहाँ मिस ज़ाओलिनीर को मारने की कोशिश करता है, अचानक जाओचिन ने देखा कि मिस ज़ाओलिनीर तो काफी ज्यादा तकलीफ में है, जो देखकर जाओचिन हैरान होते हुए उसे मारता नहीं बल्कि वो रुकते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये ज़ाओलिनीर के साथ क्या हो गया। अभी अचानक जाओचिन को वहाँ एक स्मेल वाली स्मोक दिखाई दी, जिसे फॉलो करते हुए उसके सोर्स तक पहुँच जाता है, जो देखकर जाओचिन समझ गया था कि किसी ने जानबूझकर पॉइजनियस मेडिसिन को जलाकर यहाँ ज़ाओलिनीर को जहर देने की कोशिश करी। इसलिए वो ज़ाओलिनीर के पास आकर कहता है कि तुमने जिन पर भरोसा किया वही तुम्हें मारना चाहते हैं और तुम बिला वजह मुझे मारना चाहती हो। लगता है कि अब मुझे तुम्हें इसकी भी सजा दे देनी चाहिए। यहाँ जब जाओचिन ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक उसे पीछे से यंग मास्टर और कुछ सोल्जर्स की आवाज सुनाई थी, जो कि भागते भागते मिस ज़ाओलिनीर की तरफ आ रहे थे। ये देखकर जाओचिन इस मौके को नाक होते हुए मिस ज़ाओलिनीर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक यंग मास्टर ने अपने स्क्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जाओचिन के हमले को ब्लॉक कर दिया और वो साथ ही साथ उससे पीछे की तरफ हटा चुका। जबकि साथ ही साथ यंग मास्टर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ज़ाओलिनीर भी तब तक ये आवाजें सुनकर होश में आ गई थी और वो सामने की तरफ जाओचिन को देखकर सरप्राइज हो गई, जो सुनकर दूसरी तरफ यंग मास्टर भी हैरान होते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो जाओचिन, और ये स्मेल सुनकर मैं समझ गया कि तुमने ज़ाओलिनीर को पॉइजन देने की कोशिश करी, जो कि बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं है। जो सुनकर दूसरी तरफ जाओचिन जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं किसी को भी मारना चाहूँ तो मुझे उसको मारने के लिए इस तरह बेहुदा हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हमेशा जायज तरीकों का इस्तेमाल करके लड़ता हूँ। जो सुनकर दूसरी तरफ कमांडर यहाँ जाओचिन से कहता है कि बेहुदा इंसान, एक तो तुमने ऐसी बेहुदा हरकत करने की कोशिश की और उसके बावजूद तुम हमसे इस तरह की बकवास कर रहे हो। जो कहती वो अपनी फ्लेम स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जाओचिन पर हमला कर चुके। दूसरी तरफ हम जाओचिन को देखते हैं जो कि अपने गोल्डन बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर चुका, लेकिन साथ ही इस अटैक के प्रेशर से वो उड़ता हुआ फौरन उस कमरे से बाहर जा गिरा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ज़ाओलिनीर भी बहुत ही मुश्किल के साथ अपने पैरों पर खड़े होते हुए खुद की तलवार लेकर धीरे धीरे से जाओचिन के पीछे जाने लगी, लेकिन उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और साथ ही साथ उसे गलत फहमी भी हो चुकी कि जाओचिन ने उसे मारने की कोशिश करी, वो भी एक जहर का इस्तेमाल करके, जो कि बिल्कुल भी फाइट करने के लिए अच्छा तरीका नहीं। इवन कि यंग मास्टर यहाँ पर मिस ज़ाओलिनीर को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको उस लड़के के पीछे जाना चाहिए। जबकि फिक्र मत करो, जाओचिन इस जगह को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। चारों तरफ काफी ज्यादा सख्त पैरा है और मिस ज़ाओलिनीर उसकी बात नहीं सुनती, बल्कि वो जाओचिन की जान खुद अपने हाथों से लेना चाहती थी, इसलिए वो जाओचिन के पीछे बाहर की तरफ रवाना हो गई। जो देखकर यंग मास्टर भी मिस ज़ाओलिनीर को फॉलो करना चाहते थे, लेकिन कमांडर यहाँ पर यंग मास्टर से कहते हैं कि याद है ना आपको कि गू फैमिली से इस मिशन के लिए रवाना होते हुए हेड ने हमसे क्या कहा था कि ड्रैगन आइलैंड पर हम लोगों को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग अपने मिशन से नहीं भटक सकते। जितना जल्दी हो सके हम लोगों को ड्रैगन किंग और उसके ड्रैगन एग्स को ढूंढना होगा। जो सुनकर दूसरी तरफ यंग मास्टर उसे जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल तो मेरे लिए उस लड़की को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये काम मुझ पर छोड़ दो। असल में मिस ज़ाओलिनीर है ही इतनी प्यारी कि यंग मास्टर उसके प्यार में पड़ चुके, इसलिए वो पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं। उन्हें तो अपनी मिशन की जरा से भी परवाह नहीं रही और यही बात कमांडर को अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए कमांडर ही था जिसने अपने सोल्जर को वो पॉइजन वाला मेडिसिन दिया था कि वो मिस ज़ाओलिनीर के कमरे में ये पॉइजन फैलाते, जिसकी वजह से मिस ज़ाओलिनीर की मौत हो जाएगी और एक बार मिस ज़ाओलिनीर और वो लड़का दोनों मर जाए तो यंग
यंग मास्टर को अपने मिशन पर ध्यान देने के लिए आसानी होगी। जो सब याद करते हुए कमांडर अपने मन में सोच रहे थे कि मेरा प्लान बिल्कुल वैसा नहीं गया जैसा कि मैंने सोचा था। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि ज़्याओचिन वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स के साथ अकेले फाइट कर रहा था। तभी अचानक में जाओ लिनीर भी वहाँ पर पहुँच गए, जो कि ज़्याओचिन के साथ फाइट तो करना चाहती है, लेकिन पॉइजन की वजह से उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसलिए यंग मास्टर मिस जाओ लिनीर के पास आकर कहता है कि तुम शांत हो जाओ, क्योंकि इस वक्त तुम खुद फाइट नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए मैं इस लड़के को जान से मार डालूंगा। ये कहते साथ ही यंग मास्टर खड़ा होकर अपने सोल्जर से कहता है कि तुम सबके सब पीछे हट जाओ, और वो खुद अपने स्क्रॉल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए ज़्याओचिन की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे भी मैं फ्यूचर में तुम्हें मारने के लिए खुद आने वाला था, लेकिन तुमने मेरा वक्त बचा लिया, खुद यहाँ पर आ गए मरने के लिए। जो कहती है यंग मास्टर अपने सबसे पावरफुल 8 स्क्रॉल ट्रांसफॉर्मेशन किल टेक्निक एक्टिवेट कर लेते हैं। जो करते साथ ही यंग मास्टर के आसपास 8 फॉरबिडन स्क्रॉल समर हो गए, जो कि तेजी के साथ मूव करते हुए ज़्याओचिन पर हमला कर रहे हैं, जिन्हें देखकर दूसरी तरफ ज़्याओचिन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह के स्क्रॉल्स ट्रेजर है। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़्याओचिन ने उन स्क्रॉल्स के अटैक्स को डॉज करते हुए तेजी के साथ वहां से जंप करते हुए दूर जाने की कोशिश करी, लेकिन दूसरी तरफ यंग मास्टर ज़्याओचिन को ऐसा करने नहीं देता, बल्कि हंसते हुए वो ज़्याओचिन से कहता है कि मेरी ये 8 स्क्रॉल पूरी तरीके से ऑफेंस और डिफेंस दोनों कर सकते हैं, यानी कि तुम यहाँ से जाकर भी भाग नहीं पाओगे, क्योंकि उन 8 स्क्रॉल्स ने ज़्याओचिन का रास्ता रोक लिया। उल्टा वो ज़्याओचिन को हिट करते हुए फौरन से जमीन पर दे मारते हैं। ये तो अच्छा हुआ ज़्याओचिन ने लास्ट मोमेंट पर अपने गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, वरना शायद वो इस अटैक से बच ना पाता। दूसरी तरफ में जाओ लिनीर भी काफी ज्यादा सरप्राइज होती हुई इस इंटेंस फाइट को देख रही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि यंग मास्टर तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्याओचिन भी किसी से कम नहीं, बल्कि वो स्क्रॉल अटैक्स को डॉज करते हुए तेजी के साथ भागते हुए फौरन से हवा में जंप करके अपने गोल्डन स्पाइरल ब्लेड्स को एक्टिवेट कर चुका, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सामने मौजूद यंग मास्टर पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग मास्टर ने भी अपने स्क्रॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करी। इस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके इफेक्ट के कारण यंग मास्टर भी पीछे की तरफ तेजी से धकेला गया, जो सब वहीं पर मौजूद मिस जाओ लिनीर भी देख रही थी। वो गुस्से में आते हुए यंग मास्टर से कहती है कि बस सिर्फ इसे कुछ देर तक यहीं पर रोक कर रखो, मैं जल्दी अपनी बॉडी पर कंट्रोल करते हुए गुस्से से इसे जान से मार डालूंगी। जो सुनकर दूसरी तरफ यंग मास्टर उसे जवाब देते हुए कहता है कि प्रिंसेस आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे होते हुए ये बंदा कहीं नहीं जाने वाला। जो कहते साथ ही यंग मास्टर ने अपने 8 स्क्रॉल्स का इस्तेमाल करते हुए सीलिंग ऑफ डार्कनेस स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करने शुरू कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़े व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसका ऑरा बहुत ही सारा खतरनाक था। ज़्याओचिन भी इस बात को समझ चुका है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने भी इस बार अपनी पूरी चाल लगा दी। वो भी अपनी गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इविल ड्रैगन की स्पिरिट को वहाँ पर समन कर लेता है, जो देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे। और हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपने स्पिरिट बीस्ट को तेजी के साथ एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे की तरफ भेज दिया, जिनके टकराव की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि ज़्याओचिन तो वहाँ पर नहीं था, क्योंकि वो इस ब्लास्ट के दौरान ही वहाँ से जा चुका है। लेकिन ये बात यंग मास्टर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि वो गुस्सा होते अपने सोल्जर से कहता है कि वो लड़का ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी चारों तरफ फैलते उसे तलाश करना शुरू करो। जबकि दूसरी तरफ में जाओ लिनीर भी गुस्सा होते हुए कहती है कि ज़्याओचिन तुम मुझसे दूर बचकर कहीं भी नहीं जा पाओगे। ऊपर की तरफ एक सोल्जर यहाँ कमांडर को भी आकर इस बारे में रिपोर्ट कर देता है कि ज़्याओचिन तो आपके प्लान से बचकर निकल गया, अब हम क्या करें। जिस पर कमांडर जवाब देते हुए कहता है कि उसे भूल जाओ, फिलहाल मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस ड्रैगन आइलैंड के कुछ रूल्स है। अगर मेरे जैसे पावरफुल रेल्म का वॉरियर यहाँ पर रैशली एक्ट करने की कोशिश करेगा तो मुझे इसकी बड़ी सजा मिलेगी। जो करेगा वो यंग मास्टर ही कर सकता है, इसलिए यंग मास्टर के साथ रहना और याद रहे कोई गलती मत कर देना। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर रात में हम लोगों को यहाँ साइलेंट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यंग मास्टर अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर ज़्याओचिन की ही तलाश कर रहा था। उन सोल्जर्स को अपने सामने कुछ फुटप्रिंट्स दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर वो यंग मास्टर को बताते हैं कि यकीनन ये उसी लड़के ज़्याओचिन के होंगे, इसलिए ये सब लोग उसी रास्ते की तरफ भागने शुरू हो जाते हैं। जबकि असल में ज़्याओचिन ने जानबूझकर इन लोगों को गुमराह किया था, क्योंकि वो खुद एक दरख्त के पीछे से छुपकर इन लोगों को वहाँ की तरफ जाता हुआ देख रहा था। साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि ये यंग मास्टर तो अनडाइंग सेट के उन 2 वॉरियर से काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ ये मिस जाओ लिनीर की प्रोटेक्शन भी कर रहा है। अगर मुझे जिंदा रहना है और मिस जाओ लिनीर को हराना है तो लगता है कि मुझे और ज्यादा ताकतवर होना होगा। ये सब सोचते हुए ज़्याओचिन यहाँ ड्रैगन आइलैंड की कोर की तरफ रवाना हो गया ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सके। ये सब सोचते हुए ज़्याओचिन पूरी रात कोर की तरफ ट्रेवल करता है, जहाँ चलते चलते सुबह हो चुकी थी और अचानक ही सुबह के टाइम ज़्याओचिन ने एक ट्रैप पर कदम रख दिया, जिस ट्रैप के एक्टिवेट होने की वजह से कई सारे बैम्बू एरोस तेजी के साथ ज़्याओचिन को मार देने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओचिन की रफ्तार और सेंसेस की मदद से वो उन सारे के सारे बैम्बू स्टिक्स को डॉज करते हुए पीछे की तरफ हट गया, जबकि साथ ही साथ वो हैरानगी के साथ सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर ये ट्रैप किसने लगाया होगा। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया वो दूसरे ट्रैप पर कदम रख देता है, जिस ट्रैप की वजह से ज़्याओचिन ड्रैगन क्रिस्टल केव के अंदर आ गिरा। ये जगह काफी ज्यादा अजीब थी, जहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स थे और
इन क्रिस्टल्स में से एक तरह की एसेंस एनर्जी चमक रही थी। ये सब देखकर ज़ाओचेन खड़े होकर इस केव को और जरा गहराई से देखने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे अपने सामने एक ड्रैगन स्केलेटन दिखाई दिया, जिसे देखकर ज़ाओचेन को समझ आ जाता है कि यकीनन इस ड्रैगन की यहीं पर मौत हुई होगी और उसकी सारी की सारी एसेंस एनर्जी इन क्रिस्टल्स में जाकर समा गई। ये क्रिस्टल से निकलने वाली एनर्जी तो बिल्कुल उसी सेक्रेड ड्रैगन एग की तरह है जिसने पिछली बार मेरी कल्टीवेशन करने में मदद करी थी। ये सब सोचते हुए ज़ाओचेन आगे की तरफ बढ़ते हुए उस एक क्रिस्टल को हाथ से पकड़ चुका, जिसकी वजह से तेजी से ज़ाओचेन की बॉडी के अंदर एनर्जी जाने लगी। ये देखकर ज़ाओचेन अचानक उसे छोड़ते हुए कहता है कि ये एनर्जी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे इसे पूरी तरीके से अब्सॉर्ब करने के लिए एक बार फिर से कोशिश करनी होगी, लेकिन इस बार पूरी जान लगाकर। जो सोचते हुए ज़ाओचेन ने एक बार फिर से उस क्रिस्टल को पकड़ लिया था। इस बार ज़ाओचेन के आसपास की एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस थी, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ाओचेन ने इस बार जिस क्रिस्टल को पकड़ा था वही मेन क्रिस्टल है जो कि जमीन से बाहर आ गया। ज़ाओचेन ने जब इस क्रिस्टल को हवा की तरफ पकड़ा तो इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये यहाँ पर मौजूद ड्रैगन स्केलेटन को चकनाचूर कर देती है, जबकि साथ ही साथ मेन क्रिस्टल होने की वजह से बाकी के सारे क्रिस्टल्स की एनर्जी भी धीरे धीरे से फ्लो करते हुए ज़ाओचेन की तरफ आ रही थी। जो महसूस करके दूसरी तरफ ज़ाओचेन भी हैरान होते हुए कहता है कि ये ऑरा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार हम देखते हैं कि ज़ाओचेन ने यहाँ पर इस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते वहाँ पर मौजूद सारे के सारे ड्रैगन एसेंस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया था, जो करने के बाद ज़ाओचेन को अपनी बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस हो रही थी। जबकि साथ ही साथ ज़ाओचेन देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे के सारे ब्लू क्रिस्टल्स ने अब चमकना बंद कर दिया है, यानी कि अब इन ब्लू क्रिस्टल्स में तो कोई एनर्जी नहीं बची, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ येलो क्रिस्टल्स थे जो कि अभी भी चमक रहे हैं। इसलिए ज़ाओचेन सोचता है कि शायद ये क्रिस्टल मेरे फ्यूचर में किसी काम आए। ज़ाओचेन ने उन सारे क्रिस्टल्स को कलेक्ट करके अपने पास रख लिया था। जो सब करने के बाद ज़ाओचेन धीरे धीरे उस केव से बाहर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में चलते हुए ज़ाओचेन उस मेन क्रिस्टल की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि अब इसमें कोई ड्रैगन एनर्जी तो नहीं बची, लेकिन ये क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा हार्ड मटेरियल से बना हुआ है, शायद मैं इसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर पाऊँ। ये सब सोचते हुए ज़ाओचेन यूं ही धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे सामने से किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो फौरन से एक साइड पर छुपकर देखने लगा कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। जहाँ उसे देखने को मिला कि कुछ मंकी बीस्ट एक उड़ने वाले डिवाइन वुल्फ से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उन्हें खाना चाहता है। ये देखकर तो ज़ाओचेन पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।